अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.5। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज़ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ सीख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें एक इनपुट वैल्यूज़ हैं, एक आउटपुट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो जो आपके पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं इनको हम नाम देते हैं एक्स का, एक्स वेरिएबल का, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक्स वैल्यूज़ आर इंडिपेंडेंट। इसके हम एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर हमने चाय बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए होंगे? ऑब्वियसली मिल्क, शुगर, पत्ती, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने इस मशीन मीन्स यहाँ पे हमने स्टोव पे चढ़ा दिया, फिर वो पकती रहेगी और आउटपुट में हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा? चाय बनेगी। मिल्क शेक तो नहीं बनेगा ना। सो दैट इज़ वाई आप इनपुट में जो वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स चाय के दिए हैं तो एंड रिज़ल्ट आउटपुट हमारे पास चाय बनेगा। सो दैट इज़ वाई जो आपके पास इनपुट है इन वैल्यूज़ को हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ कहते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उन वैल्यूज़ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर हमने शेक बनाना है, ठीक है, मैंगो शेक बनाना है, तो उसके लिए इनपुट्स डिफरेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एंड रिजल्ट आपके पास मिल्क शेक बन जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ तो सीख ली कि हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। इट मीन्स आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ यानी इनपुट वैल्यूज़ को हम नाम देते होते हैं डोमेन का। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे वो आपके पास डोमेन बन जाएगी। इन वैल्यूज़ को आपने कोई भी फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मशीन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जब इस इनपुट वैल्यू को, इस एक्स को हमने इस फंक्शन में पुट किया तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस एक्स को जब हमने इस फंक्शन में पुट में से गुजारेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन बन गया। तो फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आउटपुट आएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। और ये हमारे पास क्या कहलाती है? आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यहाँ से आपको ये आइडिया तो हो गया कि डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। अच्छा, डोमेन का हमने जिक्र कर लिया था। इनपुट वैल्यूज़ जो भी हम पुट करेंगे वो आपके पास डोमेन बन जाएगी। इसी तरह जो एंड रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड योर रेंज। ठीक है, तो आउटपुट वैल्यूज़ में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास रेंज बन जाएगा और इनपुट वैल्यूज़ जो भी आप पुट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन में वो आपके पास डोमेन है, राइट। ओके, सो डोमेन नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट इज कोडोमेन। अच्छा, अब इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि व्हाट कैन गो इनटू अ फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन। कि फंक्शन में हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आपके पास डोमेन है, यानी कि वो हम कौन सी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं? एक्स की। एक्स इज़ योर इंडिपेंडेंट वैल्यूज़। जैसे एग्जांपल हमने ली थी, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी? डोमेन। ठीक है, और इनका आउटपुट क्या निकल सकता है? ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप कह लें। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? कोडोमेन। ये अगर अभी नहीं समझ आया हम आगे एग्जांपल में आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे तो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं उससे ऑब्वियसली चाय ही बनेगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? रेंज। और वो किसके इक्वल होती है? वाई, राइट। लिखा हुआ है व्हाट एक्चुअली कम्स आउट। ठीक है, तो हमने वो सारी चीज़ें डाली, चूल्हे पे पकाई, तो एंड रिजल्ट आ गया हमारे पास चाय, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? आउटपुट। और उसको हम क्या कहेंगे? रेंज। अब डिफरेंस आ रहा है रेंज और कोडोमेन का क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम इस एग्जांपल से सीख लेते हैं। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो ये मेरे पास क्या बन गए? ये मेरे पास डोमेन बन गई। ठीक है, इनपुट वैल्यूज़ है ना, मैंने अपनी मर्जी से ले ली 1 2 3 4। समटाइम्स क्वेश्चन में भी गिवन होता है। तो इनपुट वैल्यूज़ आपके पास हमेशा क्या होती हैं? डोमेन होती हैं। और इस डोमेन पे आप उन्होंने हमें रिजल्ट भी बता दिया। एक और सेट है जो कि इसका आउटपुट है। ठीक है, उसमें ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 से लेकर 10 तक। तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 1 टिल 10, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास क्या कहलाती हैं? कोडोमेन। ठीक है,
इन इनपुट वैल्यूज़ पे हमारे पास जो उन्होंने एक आउटपुट दे दिया 1 से लेकर 10 तक, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास कोड डोमेन है। अब इसमें रेंज कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम रेंज की बात करें तो इसमें जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स आ रहे हैं ना इन इनपुट्स पे, 1 पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 3, 2 पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 5, 3 पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 7 एंड 4 पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 9। तो ये जो 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास विच आर 3, 5, 7 एंड 9, ये हमारे पास कहलाती हैं रेंज। समझ आ गया? ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन कोड डोमेन एंड रेंज। सो कोड डोमेन में आपके पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जबकि रेंज में पर्टिकुलर एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ जाते हैं आपके पास, राइट? So this is the difference between or the definitions of code domain and range. Domain is your input values, ठीक है। range is your exact output values, आप इस तरह से भी कह सकते हैं exact output values, और जो कोड डोमेन है all possible outcomes, ठीक है, all possible outcomes, right? सो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक विच इज़ दी बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है? सो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ईच ऑर्डर्ड पेयर। अब जिनको ऑर्डर्ड पेयर का नहीं पता पहले वो समझ लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये 2D प्लेन है, ठीक है, एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास स्प्लिट हुआ होता है 2 एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और ये एक्सिस फर्दर 4 एक्सिस में स्प्लिट हो जाते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट? ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास ये जो 2D प्लेन है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो चुका है। दिस इज़ योर क्वाड्रेंट 1, दिस इज़ योर क्वाड्रेंट 2, दिस इज़ क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज़ क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब इन क्वाड्रेंट्स में, अब ऑब्वियसली हम 2D प्लेन की बात करें, लेट्स सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं 2, 3, ठीक है। तो अब इस 2, 3 का मतलब क्या है कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एग्जैक्ट लोकेशंस कहाँ पे हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो उन्होंने दे दी है 2, 3, वो हमने बतानी है, पिन पॉइंट करनी है कहाँ पे किस पोजीशन पे हम लोकेट कर रहे हैं, राइट? तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो हमेशा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू वो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2, तो ये मिडिल पॉइंट क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर ओरिजिन, जिस यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई दोनों 0, 0 होते हैं, राइट? अच्छा, अब एक्स की वैल्यू है 2, तो इट मीन्स वी ऑलवेज स्टार्ट ओवर जर्नी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमेशा हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हमने 2 यूनिट्स जाना है एक्स एक्सिस, तो 2 के साथ कोई साइन भी नहीं है तो पॉजिटिव है ना, तो मतलब हमने किस डायरेक्शन में जाना है, राइट साइड, लेफ्ट नहीं चले जाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। सो हमने राइट साइड पे जाना है 2 यूनिट्स 1 एंड 2, हम यहाँ पे पहुँच गए 2 पे, और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3, तो अब हमने 3 यूनिट्स मूव करना है वाई एक्सिस। अब उसमें भी देख लेना आपने अप जाना है कि डाउन जाना है, तो उसमें देख लें 3 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है ना, कोई साइन भी नहीं होता तो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स हमने ऊपर की तरफ जाना है अप साइड पे 1, 2, 3, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच इज़ 2, 3। सो राइट नाउ ऑन द 2D प्लेन वी आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ये होता है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, यानी नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। इसीलिए जब हमने कहीं किसी अननोन लोकेशन पे जाना होता है तो हम कहते हैं ना कि प्लीज़ आप हमें कोऑर्डिनेट्स व्हाट्सएप कर दें। सो उसके लिए इस तरह आसानी हो जाती है टू रीच टू द पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। सो ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया। अब इसमें देखें रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ईच ऑर्डर्ड पेयर इन आर, ठीक है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर में 2 ही तो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो दिस इज़ योर फर्स्ट एंड दिस इज़ योर सेकंड एलिमेंट ऑफ द ईच ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, इन बाइनरी रिलेशन। अब इसमें डोमेन वी ऑलरेडी नो, एक्स आपके पास क्या है, इनपुट वैल्यूज़, एक्स आपके पास डोमेन है, और यहाँ पे तो ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एक्स आपके पास डोमेन हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी वाई, राइट?
ठीक है। सो दिस इज़ योर डोमेन एंड दिस इज़ योर रेंज। तो ये लिखा हुआ भी है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एक्स। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डिनोटेड बाय डोमेन आर, तो उसको हम यूँ लिख देंगे। और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन इज़ योर रेंज, तो इसमें सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, वाई, तो रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, वाई, राइट। उसको डिनोट कैसे करेंगे, रेंज ऑफ आर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास टू सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, जिसमें हमारे पास दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, 4 एलिमेंट्स इसमें भी और 4 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, ठीक है। अब हमने इसमें अच्छा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों सेट्स के अंदर रिलेशन क्या है। सो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक्स रिलेशन वाई, एक्स रिलेशन वाई सच दैट, अब इनमें अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन बने, ठीक है। तो आप मिनिमम या जिनके साथ रिलेशन बन सकता है उनके साथ हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, अगर हम इसका फर्स्ट नंबर पिक करें, ये क्या है 2, और इसका फर्स्ट नंबर क्या है 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 2, तो ये तो हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स। लेकिन आगे कोई भी नंबर ऐसा सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो मतलब हम ये रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट चलते हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 है, तो डबल ऑफ 2 करें तो यहाँ पे 4 है, यस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ले लें, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, सो डबल ऑफ 3 हमारे पास क्या होता है 6, यहाँ पे 6 है, यस देयर इज़ 6। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 4, सो डबल ऑफ 4 इज़ 8, यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 5, डबल ऑफ 5 इज़ 10, 10 मौजूद नहीं है। तो हमने अभी जिक्र किया है, ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बन रहा हो, ठीक है। हमने सिर्फ कोई भी रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, और सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है, सो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, डबल हो रही है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम 2 इज़ 4, 3 टाइम 2 इज़ 6, 4 टाइम 2 इज़ 8। तो ये हमने रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया इन बिटवीन दीज टू सेट्स, ठीक है। अब इसको रिलेशन की फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, अब जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं ना रिलेशन में, सिर्फ वही लिखने हैं, ठीक है। तो इनके फर्स्ट एलिमेंट देखें, फर्स्ट सेट में सेट ए के जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स बन जाएंगे, राइट, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखें 2 3 4, 2 3 4, राइट। अब इसी तरह सेकेंड एलिमेंट्स ले लें। अब यहाँ पे देखें 5 की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखा, हमने 5 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व थे हमारे पास रिलेशन बनाने में, वो कौन से हैं, 4 6 एंड 8। तो यहाँ पे देखें 4 6 एंड 8। अब इसमें कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं था, 2, तो 2 हमने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे देखें कहीं पे भी 2 है नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, ये x को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, ये सारी x को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये सारी वैल्यूज़ y कोऑर्डिनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन दी ऑर्डर्ड पेयर, राइट। सो फॉर सो गुड। तो हमारे पास अभी इस केस में ये रिलेशन बन चुका है। अब यहाँ से डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लें। तो डोमेन हमें पता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, यानी कि वो x की होती हैं। सो डोमेन इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग योर x वैल्यूज़, ठीक है, एंड रेंज इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑलवेज योर y वैल्यूज़, y एक्सिस वैल्यूज़, ठीक है। सेकंड, तो ये देखें एक्स वाई एंड एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर इसी तरह ही लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2 3 4, तो ये मेरे पास आ जाएगी डोमेन 2 3 4, और सेकंड वैल्यूज़ कौन सी हैं y की, 4 6 एंड 8, तो ये मेरे पास आ जाएगी रेंज 4 6 एंड 8, ठीक है। अब एक और चीज़ नोट कर लें, वो ये है कि ये जो सेट डोमेन ऑफ R है 2 3 4, ये हमारे पास A सेट का सबसेट बन रहा है ना, ठीक है। यानी इसके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट, राइट, ठीक है।
अगर यहाँ पे लेट्स सपोज एक और नंबर होता है, लेट्स सपोज 6, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डोमेन ऑफ आर है, यानी ये सेट है, दिस सेट इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि इस सेट में 6 नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 भी होता, 5 यहाँ पे भी मौजूद है, फिर भी हम कहते हैं दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। समझ आ गया। इसी तरह से ये देख लें रेंज ऑफ आर, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, 4 6 8। तो क्या ये सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, 4 6 एंड 8? यस मौजूद हैं। सो ये सेट क्या बन जाएगा, दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, राइट। सो सबसेट की नोटेशन क्या होती है, दिस वन, ठीक है। यानी सेट के सबसेट का मतलब ये होता है मिनी सेट, ठीक है। अब ये देखें, ये एक सेट है मेरे पास 2 4 6 8, और इसके अंदर ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास क्या रिजल्ट आया, रेंज आई। तो ये एक मिनी सेट बन गया ना, ये इसी सेट का एक मिनी सेट है, सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इस सेट में, तो दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट एज दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट एग्जांपल 2 पे चलते हैं। अगेन वी आर हैविंग टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, और इनके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। सो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन ए फ्रॉम ए टू बी, एक्स रिलेशन वाई सच दैट, अब इनमें रिलेशन देख लें क्या बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन फाइंड आउट नहीं करना एक्चुअली हमने, ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमने इसमें से रिलेशन बताना है, रिलेशन का आउटपुट क्या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं और डोमेन रेंज बतानी है, राइट। ये स्टेटमेंट है, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो रिलेशन इज़ ऑलरेडी गिवन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो 6 आना चाहिए। तो चलें शुरू कर लेते हैं, इसका 1 ले लें। सो 1 + 5, यहाँ पे 5 है, यस, तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। 1 + 5 = 6। 2 ले लें, तो यहाँ से 2 और यहाँ से मुझे 4 चाहिए, 2 + 4, यहाँ पे 4 कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब हम 2 4 नहीं ले सकते। नेक्स्ट चलें 3, 3 + 3 = 6, तो यहाँ से भी मुझे 3 और यहाँ पे भी 3 चाहिए, यहाँ पे 3 मौजूद है, तो ये हमने लिख लिया 3 + 3 = 6, क्योंकि मैंने ये रिलेशन बनाना है। नेक्स्ट नंबर है 4, 4 + 2 = 6, यहाँ पे देखें 2 है, यस 2 है मौजूद, तो ये हमारे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, जिनको ऐड करने से हमारे पास 6 वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हमने डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। इस रिलेशन की डोमेन क्या है और इस रिलेशन की रेंज क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी सीखा। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास एक्स होती है, सेकंड वाई होती है, और एक्स क्या होता है डोमेन, वाई क्या होता है रेंज। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, तो आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डोमेन या रेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऊपर लिख दें डी आर, वो भी ठीक है, इस तरह से लिख दें तो भी ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन बन जाएगी, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो डोमेन है 1 3 4, तो ये देखें 1 3 4, राइट। और ये तीनों वैल्यूज़ आप अगर देखें सेट ए में मौजूद हैं, तो अगर आप देखें वो ये तीनों वैल्यूज़ 1 3 4 ये सेट ए में मौजूद है ना, सो वी कैन से दैट दिस डोमेन आर इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो अब इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू वो आपके पास रेंज होती है वाई की, वाई वैल्यूज़ आर योर रेंज विच इज़ द सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू इन द ऑर्डर्ड पेयर, तो विच आर 5 3 एंड 2। सो ये देखें 5 3 2 या 2 3 5 एक ही बात है। तो अब ये क्या, तीनों वैल्यूज़ आपके पास सेट बी में मौजूद हैं, तो ये देखें 2 3 5 ये तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हमने कह दिया दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। और सबसेट की नोटेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सबसेट की ये नोटेशन होती है, ठीक है, मिनी सेट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन और मैपिंग। अब इसमें हमने ये सीखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सेट है वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, हमें उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक गिवन सेट है, ये फंक्शन है या ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो हमने सीखना है। सो एफ ऑफ ए टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ फंक्शन इफ़, अब उसकी कंडीशंस क्या हैं, एक हमारे पास कंडीशन ये है डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, जो डोमेन ऑफ एफ है वो ए के इक्वल होने चाहिए। और सेकंड क्या है, ए हैज़ यूनिक इमेजेस विद बी। तो ये इसकी 2 कंडीशंस हैं जो हमने मीट करनी होती हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे
ओवर हियर। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी के लिए ये 2 कंडीशंस हैं जिनको हमने मीट करना है, तो हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही, सो देन इन दैट केस आपके पास फंक्शन नहीं होगा। डोमेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। डोमेन आर योर इनपुट वैल्यूज़, एक्स कह लें या इनपुट वैल्यूज़ कह लें। रेंज आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं, या इसको आप क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, या एग्जैक्ट जो आउटपुट आ रही होती है इस इनपुट पे। और को डोमेन क्या होती है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जो कि जिनके पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये आउटपुट आ सकती है, वो भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है एग्जैक्ट आउटपुट्स ये आई हैं और कुछ आउटपुट्स ऐसी हैं जो कि यूज़ नहीं हो रही, तो वो को डोमेन में तो होती हैं लेकिन रेंज में इंक्लूड नहीं करते हम। ठीक है, सो इफ़ एफ ऑफ ए टू बी, देन इसमें हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यूज डोमेन सेट ए डोमेन ऑफ एफ, और जो सेट बी है दैट इज़ कॉल्ड रेंज। तो ये आपके पास इनपुट है, सो दिस इज़ योर इनपुट। तो ये आपके पास डोमेन बन जाएगी, ये आपके पास आउटपुट है तो ये रेंज बन जाएगी, राइट। और को डोमेन लाइज इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उनके बीच में लाई कर रही होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल यूँ ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैच होता है। ठीक है, मैच, क्रिकेट मैच बिटवीन 2 टीम्स। ठीक है, तो उसमें इनपुट क्या होती है, आपकी एफर्ट्स होती हैं। ठीक है, आपका स्कोर होता है बाय द एंड ऑफ 50 ओवर्स, तो वो आपने इनपुट दी। अब जैसे ही सेकंड टीम बैटिंग करने लगती है, उससे पहले देयर आर प्रेडिक्शंस कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी, और इवन ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, तो वो पॉसिबल आउटकम्स हम निकाल रहे होते हैं कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, ये टीम जीत सकती है, ये टीम नहीं जीत सकती। तो वो क्या होती है आपके पास, को डोमेन। ठीक है, चांसेस तो होते हैं ना, राइट, इवन इफ देयर आर 1% चांस, तो वी इंक्लूड दैट इन को डोमेन। लेकिन जब एंड रिजल्ट फाइनली कोई टीम जीत जाती है, सो दैट विल बिकम योर एग्जैक्ट रिजल्ट, जिसे हम रेंज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नाउ देयर नो प्रिडिक्शंस, राइट। सो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं इस फॉर्म में, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है डोमेन को, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेंज को। सो रेंज इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द फंक्शन। जैसे हमारे पास ए 2 सेट्स हैं, ए एंड बी, डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन भी डिफाइंड है एफ ऑफ ए टू बी। ठीक है, और फंक्शन डिफाइन कौन सा है, अगर डिफाइन है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो वो हम डिफाइन कर भी सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से देखें, अगर हम लेट्स सपोज हमारे पास ये फंक्शन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें, फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है 1। तो 0 से 1 कैसे आ रहा है, यानी 0 + 1, राइट। तो ये तो हो गया आपके पास x। ठीक है, ये सारे आपके पास इनपुट वैल्यूज़ बन रही हैं, यानी डोमेन, और ये एंड रिजल्ट आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, रेंज, यानी आउटपुट। सो दिस इज़ इनपुट, जिसे हम कहते हैं डोमेन, राइट। और ये आपके पास क्या है, आउटपुट, जिसे हम कहते हैं रेंज, जो y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। तो 0 से 1 कैसे है, 0 + 1, यानी +1 रूल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 1 + 1 करें तो 2 आना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 2 + 1 = 3। सो 2 + 1 = 3, ओके, +1 रूल अप्लाई हो रहा है, एंड 3 + 1 = 4, सो नेक्स्ट नंबर इज़ देयर 4। तो हमारे पास रूल यहाँ से क्या बन गया, x + 1, यानी इस वैल्यूज़ में +1 करें तो आपके पास आउटपुट आती जा रही है, राइट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डोमेन क्या हो जाएंगी, अब देखें कौन सी वैल्यूज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो x में तो 0 + 1 = 1, 1 इज़ देयर, 1 + 1 = 2, 2 इज़ देयर, 2 + 1 = 3 इज़ देयर, 3 + 1 = 4 इज़ देयर। तो इनपुट की तो सारी वैल्यूज़ अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इस रूल में, इस फंक्शन में। तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, 1 2 0 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगी डोमेन 0। 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 0 + 1 = 1। ठीक है, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 2। चलिए इसको सर्कल कर लेते हैं दूसरी तरफ। सो 1 + 1 = 2, नेक्स्ट नंबर इज़
2 + 1 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 3 है। नेक्स्ट नंबर इज़ 3 + 1 इज़ 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 2 2 3 एंड 3 4। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सारे नंबर्स लिख लिए हैं। राइट, अब इसमें देखें कौन सा नंबर एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट इज़ 5, तो वो हमने नहीं लिखा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। राइट, ठीक है, अब इसको हमने अगर ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये आपने सारे पहले इनपुट लिख दी। ठीक है, ये आपके पास जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती है ना, ये आपके पास एक्स होती है, एक्स, यहाँ पर इसे आप कहते हैं इनपुट वैल्यूज़, यहाँ पर इसे आप कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं आपके पास वाई, जिसे आप कहते हैं आउटपुट वैल्यूज़, या जिसे आप कहते हैं रेंज। राइट, ठीक है, अब देख लें हमारे पास 0, ये सारी इनपुट्स हमने लिख दी। अब इन पे क्या रिजल्ट्स आ रहे थे, 0 पे 1 आ रहा था, तो वो हमने लिख दिया 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4। राइट, तो ये हमने इसका फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसको ड्रॉ करके बता भी दिया। और इसमें हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, दीज वैल्यूज़ आर माई डोमेन 0 1 2 3। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं, तो ये आपके पास सेट ए के इक्वल है, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू ए। सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, और रेंज किसके इक्वल आ रही है, रेंज आपके पास बी के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं जो कि ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या सीखी थी अभी हमने, कि हमें कैसे पता चलेगा कोई भी सेट फंक्शन है या नहीं है, कोई भी टू सेट्स फंक्शन है या नहीं है। तो उसकी पहली कंडीशन देखें कि हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, यानी ये एक सेट है, हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करेंगे, और वो अगर सेट ए के इक्वल आ जाए तो देन इट इज़ अ फंक्शन, तो ये अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास सेट ए गिवन था। ठीक है, ठहरे इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सेट ए गिवन है। ठीक है, हमने वो अभी सारा प्रोसेस किया और हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट कर ली थी यहाँ तक। तो अब डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या आया है, तो वो देखें आपके पास वही सेट आ रहा है, डोमेन ऑफ एफ। सो डोमेन ऑफ एफ आपके पास सेट आ रहा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, और सेट ए में भी एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, तो मतलब ये दोनों सेम हुए ना, तो मतलब यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, ए हैज़ अ यूनिक इमेजेस विद बी। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इनका यूनिक इमेज बन रहा है, यानी हर एक एलिमेंट की यहाँ पे यूनिक वैल्यू असाइन हो रही है। ये देखें, यूनिक वैल्यू है ना, 0 को 1 असाइन हुआ है, 1 को 2 असाइन हुआ है, 2 को 3 वैल्यू असाइन हुई है, 3 को 4 वैल्यू असाइन हुई है। यूनिक वैल्यूज़ हैं, यूनिक इमेजेस हैं, यानी इस ज़ीरो की ऐसा नहीं है कि इस ज़ीरो की को 1 भी वैल्यू असाइन हुई है और इस ज़ीरो को 2 वैल्यू भी असाइन हुई है। अगर ऐसा केस होता तो फिर ये फंक्शन नहीं था। समझ आ गया? ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है कि लेट सपोज़ यहाँ पे 4 है, ठीक है, इसमें 4 भी ऐड कर देते हैं, लेकिन 4 को कोई भी यूनिक वैल्यू असाइन नहीं हुई, मीन्स 4 का कोई भी इमेज नहीं है, तो उस केस में भी आपके पास ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन ना होने की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक ये कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक्स इनपुट में आपके पास आउटपुट 2 ना आ रहे हो, एक इनपुट पे 2 आउटपुट ना आ रहे हो, और सेकंड, हर इनपुट को पे कोई ना कोई एक आउटपुट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सो दीज 2 आर द कंडीशंस जिससे फिर आपका कोई भी सेट फंक्शन कहलाएगा। राइट, और ये अभी के लिए नहीं भी समझ आया, हम ये इस एग्जांपल में इसको और एलैबोरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देख लें, जैसे हमारे पास ये देखें कि किन केसेस में आपके पास फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सेट ए, इसको नाम दे देते हैं सेट बी। तो ये आपके पास बेसिकली इनपुट वैल्यूज़ होती हैं यहाँ, जिनको आप कहते हैं डोमेन। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं जिनको आप नाम दे देते हैं रेंज का। राइट, अब यहाँ पे देखें, हमने फंक्शन की 2 कंडीशंस पढ़ी हैं। एक तो ये पढ़ी है कि आपके पास ना हर वैल्यू असाइन होनी चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इनपुट में
उनको हर एक यूनिक वैल्यू साइन होनी चाहिए, यानी उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ए का यूनिक इमेज 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इन सारों को यूनिक वैल्यूज असाइन हुई हुई हैं। लेकिन यहाँ पे ए को देखें, अगर आप नोटिस करें तो ए इनपुट की 2 आउटपुट्स आ रही हैं, 1 भी और 2 भी। तो जब ऐसा हो कि एक इनपुट हो और आउटपुट्स 2 आ रही हो, तो उस केस में आपके पास फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। दैन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये देख लें, जी इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ए इन सेट ए हैज़ 2 इमेजेस इन सेट बी। तो वो 2 इमेजेस कौन सी बन रही हैं, एक ये इमेज बन रही है 1 और एक 2, यानी एक ए को 2 वैल्यूज़ असाइन हुई हैं, 2 आउटपुट्स आ रही हैं, तो उस केस में फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इसी में एक और चीज़ है जो आपने मिक्स नहीं करनी, कि अभी यहाँ पे देखें, इस इनपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। हमने ये सीख लिया अभी तक कि एक इनपुट को एक ही आउटपुट अलॉट होनी चाहिए, एक ही आउटपुट आनी चाहिए एक इनपुट पे, एक से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ए इनपुट की एक ही आउटपुट है विच इज़ 1, बी की भी एक ही आउटपुट है विच इज़ 2, और सी की भी एक ही आउटपुट है विच इज़ 2। आउटपुट इसकी तो एक ही है ना। इट डज़ नॉट मैटर कि 2 इनपुट्स की आउटपुट सेम हो, ठीक है। तो इस केस में यस दिस इज़ अ फंक्शन, यस, ठीक है। किस केस में नहीं है, जब आपके पास एक इनपुट पे 2 आउटपुट्स आ रही हो। जब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रही है, चाहे वो सेम नंबर है चाहे डिफरेंट है, इट इज़ अ फंक्शन। तो इन दो चीज़ों में आपने आपस में मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या थी, सेकंड केस के किस केस में फंक्शन नहीं होता। एक हमने सीख लिया कि एक इनपुट पे अगर एक से ज़्यादा आउटपुट आ रही है, चाहे वो सेम है चाहे वो डिफरेंट है, एक, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, राइट। सेकंड कंडीशन हमने अभी सीखा था कि हर इनपुट की एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, एक आउटपुट तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखें, ए की आउटपुट है, यूनिक है, मतलब यूनिक इमेज बन रहा है 2, बी का भी यूनिक इमेज बन रहा है 4, सी का भी यूनिक इमेज बन रहा है 6, लेकिन डी का यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं है, इसका कोई यूनिक इमेज नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस केस में दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, राइट। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिनमें आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं कहलाता, वो फंक्शन नहीं बनता। और फंक्शन बनने की भी 2 कंडीशंस हैं। एक ये कि यूनिक इमेज होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे देख लिया, इन तीनों पे यूनिक इमेज बन रहा था, ठीक है। और सेकंड, जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर इसकी डोमेन देखें तो डोमेन हमारे पास बन रही है ए बी सी, लेकिन दिस डोमेन इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए, क्योंकि सेट ए में डी एलिमेंट भी आ रहा है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। समझ आ गया, ठीक है। सो एलिमेंट डी इन सेट ए हैज़ नो इमेज, इमेज तो होना चाहिए ना, एक एटलीस्ट एक इमेज होना चाहिए, यानी यूनिक एक आउटपुट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं भी, ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इनपुट फंक्शन। सो नाउ व्हाट इज़ इनपुट फंक्शन, वन एलिमेंट इन सेट बी, दिस इज़ योर सेट ए, दिस इज़ योर सेट बी। सो अब इस सेट की बात कर रहे हैं, वन एलिमेंट इन सेट बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। कि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो आउटपुट ना हो सेट ए की, ठीक है। तो बेसिकली ये सेट बी जो है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस इज़ आउटपुट, यहाँ आप कह लें रेंज, ठीक है। और जो फर्स्ट सेट होता है वो आपके पास क्या होता है, इनपुट, या जिसे हम कहते हैं डोमेन, या जिसे हम कहते हैं एक्स वैल्यूज़, ठीक है। और इसको कहते हैं हम वाई वैल्यूज़, राइट। तो यहाँ पे देख लें, हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। अब टेस्ट कर लेते हैं, हमने सीख लिया कि फ़ंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है कि नहीं, यानी एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। तो 0 का देखें, एक ही आउटपुट आ रहा है, इस 1 का भी एक ही आउटपुट आ रहा है। नो मैटर वॉट, इन दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं, लेकिन आ तो एक ही रहा है ना, दोनों का अलग अलग एक ही आ रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता दोनों का आउटपुट अगर सेम आ रहा है, ठीक है। एक आना चाहिए बस, चाहे वो डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। इस 2 का देखें तो एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, विच इज़ 2। इस 3 का देखें तो एक ही आउटपुट आ रहा है विच इज़ 3, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी
और इनके और ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना एलिमेंट्स, तो मतलब ये डोमेन हो गई। ठीक है, ये सारी इनपुट वैल्यूज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर एक का यूनिक इमेज बन रहा है, तो मतलब ये डोमेन होगी आपके पास। और ये डोमेन किसके इक्वल है, तो सेट ए के एलिमेंट्स भी यही थे, तो मतलब डोमेन और एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेम है, तो मतलब ये दो बोथ आर इक्वल, सो इट मीन्स दिस इज़ अ सेट। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन है। अब चलते हैं कि ये इनटू फंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा हो जो आउटपुट ना हो। ठीक है, किसी भी इनपुट का आउटपुट ना हो। तो यहाँ पे देखें एक नंबर है 4, तो ये कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा एज एन आउटपुट। तो जब एक ऐसा एलिमेंट हो जो रह चुका हो किसी भी सेट में, आउटपुट ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। राइट, व्हेन वन एलिमेंट इन सेट बी इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो एक एलिमेंट आउटपुट ना हो। राइट, तो अब यहाँ पे इसकी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लें तो ये नंबर क्या बन जाएंगे, 0 1। ये देख 0 1, इनपुट आपके पास आ गई 0, आउटपुट आ गई 1। तो इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं y से। सो इनपुट इज़ 1, आउटपुट इज़ अगेन 1। ठीक है, तो सेकंड क्या है 1 1, ये लिख दिया। थर्ड इज़ 2 2, ये लिख दिया। एंड फोर्थ इज़ 3 3। तो ये लास्ट ऑर्डर्ड पेयर आ गया। राइट, यहाँ से अगर आपने डोमेन भी फाइंड आउट करनी है वो भी कर सकते हैं, और रेंज फाइंड आउट करनी है वो भी कर सकते हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगी आपके पास, 0 1 2 3, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट जो वैल्यूज़ होती है ना ऑर्डर्ड पेयर की, वो डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन अगर हम यहाँ पे देख लें तो डोमेन हो जाएगी 0 1 2 3, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपके पास होती है सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। तो वो कौन से हैं, 1 1 2 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 1। अब जो वैल्यू रिपीट हो रही है ना उसको जस्ट 1 टाइम लिखना है आपने, उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। तो ये इसकी रेंज होगी। गॉट इट। सो ये होता है आपके पास इनटू फंक्शन, जिसमें वन कोई भी एक नंबर जो आउटपुट में है वो आउटपुट में यूज़ ना हो रहा हो। ठीक है, जो रेंज में आपके पास वैल्यूज़ हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें एक एलिमेंट ऐसा हो जो एज एन आउटपुट यूज़ नहीं हो रहा। 1 1 फंक्शन क्या होता है, तो दिस इज सिंपल, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, 1 1। अब यहाँ पे देखें, ये तो डेफिनेशन भी है फंक्शन की, है ना। ये देखें, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन तो बन गया। सारे इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब ये डोमेन बन जाएंगे। ठीक है, मतलब सारे इनपुट्स पे हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही है, तो ये डोमेन बन गए। और यही सारे इनपुट्स थे, ये एलिमेंट्स किसके थे, इसी सेट के, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये फंक्शन बन गया। अब देख लेते हैं ये 1 1 फंक्शन कैसे है। वो ऐसे है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है और यूनिक आ रहा है। राइट, ठीक है, यूनिक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, नो मैटर वॉट, कि यहाँ पे देखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आउटपुट में सारे नंबर्स यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, इनपुट में यूज़ होने चाहिए। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक और नंबर होता 4, लेकिन वो उसकी कोई भी आउटपुट नहीं होती, तो फिर हम कह देते कि ये फंक्शन ही नहीं है। 1 1 तो दूर की बात, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, इसका कोई आउटपुट ही नहीं आया। राइट, तो आउटपुट में अगर कोई खाली रह जाए, कोई नंबर यूज़ नहीं हो रहा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास फंक्शन रहेगा। तो ये 1 1 फंक्शन तो बन गया। अब 1 1 फंक्शन के साथ ये आपके पास इनटू फंक्शन भी बन रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे सेट बी में एक आउटपुट ऐसा है जो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये क्या होता है आपके पास, इनटू फंक्शन। बी सेट में या रेंज में एक ऐसी वैल्यू जो आउटपुट एज एन आउटपुट यूज़ ही नहीं हो रही, तो आपके पास इनटू भी बन गया। तो ये 1 1 फंक्शन भी है। ये देखें, इनटू एंड 1 1 फंक्शन। तो ये जो फिगर 2 है, दिस इज़ फिगर 2, ये आपके पास 1 1 फंक्शन भी है, और ये आपके पास इनटू फंक्शन भी है। फिगर 2 इज़ 1 1 फंक्शन एज वेल एज इनटू फंक्शन। राइट, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सो इंजेक्ट मीन्स हम 2 फंक्शंस को इंजेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए।
ठीक है, सेट बी, ये सेट ए है आपके पास, ये सेट बी है। वो क्या कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी पे हमने फोकस करना है। इसका हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट होना चाहिए किसी ना किसी भी इनपुट का आउटपुट ज़रूर होना चाहिए। यानी कोई भी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रह जाना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो सबसे पहले अगर आपने देखना ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये देख लें सारे इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब सारे इनपुट्स की एक यूनिक आउटपुट आ रही है। तो ये मतलब कि हमारे पास, और ये सारे किसके इक्वल हैं, डोमेन के इक्वल हैं। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है आपके पास आउटपुट, एक इनपुट पे दो आउटपुट्स नहीं आ रही। ये देखें यूनिक आउटपुट्स आ रही हैं, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3 और 3 पे 3। एक इस 3 पे एक ही आउटपुट आ रही है ना 3, और इस 2 पे भी एक ही आउटपुट आ रही है 3। ठीक है, तो एक इनपुट पे एक आउटपुट आओ तो दैट इज़ अ फंक्शन, राइट। वो सेम भी हो सकती है नंबर आउटपुट की, वो डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज वन इनपुट वन आउटपुट। तो उस केस में आपके पास ये क्या है, फंक्शन है, देन इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, और अगर एक इनपुट पे आपके पास एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है, 2 आउटपुट्स या एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ रही हैं, तो उस केस में फंक्शन नहीं है, राइट। ठीक है, अच्छा अब वो यहाँ पे जी, तो हमें ये तो पता चल गया ये फंक्शन है। अब देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना 1 2 3, तो ये सारे आपके पास आउटपुट में यूज़ होने चाहिए, यानी सारे इमेजेस बनने चाहिए इनपुट की किसी ना किसी वैल्यू के। तो ये देखें सारे यूज़ हो रहे हैं, 1 भी यूज़ हो रहा है, 2 भी यूज़ हो रहा है, 3 भी यूज़ हो रहा है, राइट। ठीक है, सो 1 इज़ एन इमेज ऑफ 0, 2 इज़ एन इमेज ऑफ 1 and 3 is an image of 2, 3 is an image of 3. So yes, it is a function and it is on to function. जब आउटपुट में कोई एक आउटपुट रह जाए जो यूज़ ना हो रहा हो तो वो बन जाएगा इनटू फंक्शन। जैसे ये रह गया यूज़ नहीं हुआ तो ये बन गया आपके पास इनटू फंक्शन। यहाँ पे भी देख लें ये यूज़ नहीं हुआ तो ये बन गया इनटू फंक्शन। और जब सारे आउटपुट्स यूज़ हो रहे हों, ठीक है, तो वो बन जाएंगे आपके पास ऑन टू फंक्शन। दैट इज़ अ डिफरेंस। नाउ बाइजेक्टिव फंक्शन पे चलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। सो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, इज अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव और 1 to 1 इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। तो अगर आपके पास फंक्शन 1 1 है, 1 1 क्या होता है जिसमें एवरी इनपुट हैज़ अ 1 इनपुट हैज़ अ 1 आउटपुट, यूनिक आउटपुट। तो ये देखें इस इनपुट पे यूनिक इमेज बन रहा है, यानी एक ही आउटपुट आ रही है 2 और यूनिक आ रही है। ऐसा नहीं है कि इस 2 पे भी यही वैल्यू आ रही है, तो फिर तो ये यूनिक ना हुआ ना, फंक्शन तो रहेगा लेकिन ये यूनिक फंक्शन नहीं होगा। इस 2 पे देखें, 2 पे आ रहा है 3, 3 पे आ रहा है 4, 4 पे आ रहा है 5, तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि सारी आउटपुट्स आपकी यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें सारी आउटपुट्स आपकी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, ये आउटपुट किसकी है, 1 की। 3 इज़ एन आउटपुट ऑफ 2, 4 इज़ एन आउटपुट ऑफ 3 एंड 5 इज़ एन आउटपुट ऑफ 4। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं 5 इज़ अ इमेज ऑफ 4। तो सारी आउटपुट्स यूज़ हो रही हैं, तो यस ये ऑन टू भी है। तो जब आपके पास एक फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, सो इन दैट केस आप उसको क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज़ योर बाइजेक्टिव और 1 to 1। वो 1 1 और 1 to 1 में डिफरेंस है, ये नहीं भूलना आपने। ठीक है, 1 to 1 में 1 1 और ऑन टू दोनों आते हैं। ठीक है, 1 to 1, 1 to 1 के अंदर आपके पास 1 1 भी आते हैं, 1 1 फंक्शन, और इसी के अंदर आपके पास ऑन टू भी आता है। ठीक है, सो दे आर नॉट सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल ए विच इज़ सेट ए गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी गिवन है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ एक्स इन द क्वेश्चन। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू 2x, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हमने
एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। सॉरी, रिलेशन इज़ गिवन विच इज़ y इज इक्वल टू टू टाइम्स x, और हमने फंक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो अब ये देखें x1 अगर हम यूज़ करें तो x1, तो मतलब ये जितनी वैल्यूज़ है ना आपके पास ये वाली, ये एज एन x यूज़ होंगी इनपुट, ठीक है, जिसे आप कहते हैं इनपुट या डोमेन, और ये आपके पास यूज़ होंगी एज एन आउटपुट, या जिसे आप कहते हैं y, या जिसे आप कहते हैं रेंज, राइट। ठीक है, ये आपके पास डोमेन और ये आपके पास आ जाएगी रेंज। ठीक है, हम बात करें y की, आउटपुट का नाम लें या रेंज का नाम लें तो इट मीन द सेम थिंग। ठीक है, यहाँ अगर जिक्र करें x या इनपुट या डोमेन तो ये एक ही चीज़ के 3 डिफरेंट नाम है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा जी, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास गिवन है, अब इससे हमने फंक्शन बना लेने हैं। सो अब 1 पे देखिए हमारे पास, तो ये x की वैल्यूज़ है ना, तो मतलब x इसमें पुट करें, सो 1 टाइम, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है 2 टाइम्स ऑफ x, सो 2 टाइम्स ऑफ 1 इज़ 2, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर सेकेंड एलिमेंट देखें, इनपुट की कोशिश करनी है इनपुट के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो कैसे नहीं होगा वो भी बताता हूँ। तो फिर वो अगर नहीं हुआ तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम इनपुट को ज़रूर सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी दैट अ फंक्शन। अब 2 देखें, 2 टाइम्स ऑफ x यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 इज़ 6, सॉरी 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 आ रहा है। ठीक है, अब ये एक मतलब हमारी मर्ज़ी तो नहीं होती कि हम अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व करें सारे इनपुट या नहीं करें, वो हमें आउटपुट से पता चल रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक और नंबर होता है इधर 4, ठीक है, मैं 4 पे चेक कर लेता, 4 टाइम 2 इज़ 8, लेकिन यहाँ पे देखें कहीं पे भी 8 नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इस 4 को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जब हम इस 4 को यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है, अब सारे इनपुट्स तो नहीं यूज़ हुए, तो फिर ये फंक्शन भी नहीं होगा। समझ आ रही है, खिचड़ी तो नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं यूज़ कर रहे ना। अब इसकी आउटपुट होगी तो यूज़ करेंगे, आउटपुट ही नहीं है तो फिर ये इनपुट कैसे यूज़ करेंगे। और जब ये यूज़ नहीं होगी, सारे इनपुट्स नहीं यूज़ हो रहे, तो फिर ये फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सारे इनपुट्स यूज़ होने चाहिए और हर इनपुट की एक ही आउटपुट आनी चाहिए। समझ आ गया मुन्ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से देख लें हमारे पास, तो ये हमारे पास अब ये सारी इनपुट्स आ गई 1 2 3। अब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लें, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 1 2, नेक्स्ट पिंक वाला 2 4, नेक्स्ट ब्लू 1 3 6। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है। अब इसमें से अगर हमने डोमेन निकालनी, तो डोमेन क्या होती है आपके पास, इनपुट या एक्स की सारी वैल्यूज़, तो वो क्या आपके पास 1 2 3, ये हमने सारी लिख दी 1 2 3। ये आपके पास क्या है डोमेन, या जिसे आप कहते हैं एक्स, या जिसे आप कहते हैं इनपुट। ठीक है, ये आपके पास होती है आउटपुट, जिसे आप कहते हैं वाई, या जिसे आप कहते हैं रेंज। ठीक है, तो देखिए 1 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही थी 2, तो ये आ गई 1 पे 2 पे आ रही है 4, 2 पे आ गई 4, 3 पे आ रही है 6, 3 पे आ गई 6। इनपुट सारी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, यस। तो ये आपके पास क्या बन गई डोमेन। अब ये डोमेन किसके इक्वल है, सेट ए के भी वही एलिमेंट्स हैं, तो ये मतलब दोनों इक्वल हैं, तो ये सेट बन गया। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक इनपुट की एक ही आउटपुट होनी चाहिए। तो ये देखें एक इनपुट की एक ही आउटपुट आ रही है ना, 1 की क्या आ रही है, एक ही आउटपुट आ रही है 2, इसकी एक ही इनपुट आ रही है 4, और इसकी भी एक ही आउटपुट आ रही है, आउटपुट आ रही है 6। ठीक है, एक इनपुट की 2 आउटपुट्स नहीं आ रही। अगर लेट्स सपोज 1 की ये भी होती ना 3, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं था, क्योंकि एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं आ सकते भैया। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास इनपुट, ये हो गया आउटपुट। सो दिस फंक्शन इज़ 1 1, ये 1 1 फंक्शन तो है। ठीक है, अब यहाँ से देख लें ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन ये होता है आपके पास कि जो आउटपुट्स है ना आपके पास सारी की सारी यूज़ होनी चाहिए। अगर सारी की सारी यूज़ हो रही हैं तो वो ऑन टू है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी आउटपुट्स यूज़ नहीं हो रही, तो ये ऑन टू नहीं है। डेफिनेशन देख लेते हैं अगर भूल गए। ये देखिए आउटपुट ऑन टू में क्या देखा था हमने, सारी आउटपुट्स यूज़ होनी चाहिए आपके पास।
ऑन टू इज़ एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये देखें सारी आउटपुट्स यूज़ हो रही हैं किसी ना किसी इनपुट के लिए। ठीक है, तो वो ऑन टू है। समझ आ गया? तो अब ये ऑन टू तो नहीं है, तो क्या ये इन टू है? यस, ये इन टू है। तो इन टू के लिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे आउटपुट्स आपके यूज़ हो रहे हों। एटलीस्ट एक आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो यूज़ नहीं हो रहा एज एन आउटपुट। तो उसमें देखें दो हैं, वन है, थ्री हैं, 1 3 एंड 6 5। ठीक है, तो ये भी आउटपुट के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, ये भी नहीं यूज़ हो रही और ये भी नहीं यूज़ हो रहा। तो मतलब फिर ये कौन सा बन गया आपके पास? इनटू। ठीक है, यस, समझ गए? ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.5 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6 जिनको हमने सीखना है। और स्टार्टिंग इट विद क्वेश्चन नंबर 1। एल इज़ अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट्स। एम इज़ अ सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं 3 4। हमने 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं और उन्होंने बता दी कौन से फाइंड आउट करने हैं, एल इंटू एम और एम इंटू एल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अच्छा, सबसे पहले ना रिलेशन बनाने से पहले आपने एक चीज़ ये कर लेनी है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलेगा कि इसके अंदर देखें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 6। तो मतलब मेरे पास रिलेशन बनाने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर यूज़ होंगे कितने होने चाहिए? आने चाहिए 6 आएंगे। अगर 6 नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ होगी है। ठीक है, तो अब रिलेशन बना लेते हैं। अब रिलेशन बनाना कैसे है वो ये देख लें। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लें, एल से स्टार्ट करें ना, फर्स्ट एल है तो एल का हमारे पास सेट ये है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए। तो पहले इस ए को आपने ऑर्डर्ड पेयर करना है सेकेंड सेट के हर एलिमेंट के साथ। ये क्या हो जाएगा? A3 एंड A4, राइट। ठीक है, तो पहले इसको कर लिया हमने इन दोनों के साथ। तो ये देखें A3 एंड फिर A4। अब नेक्स्ट चलें, अब B के साथ करना है। ठीक है, B, तो क्या हो जाएगा B3 एंड B4, B3 एंड B4, राइट। अब C के साथ करना है, तो C के साथ क्या हो जाएगा C3 एंड C4, C3 एंड C4। ठीक है, एक रह गया उसको भी कर लेते हैं, उसकी क्या गलती है। तो ये हो गया आपके पास, समझ गए? ठीक है, ये हमारे पास टोटल बन गए, टोटल इसके हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अब इसमें से हमने सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है ना 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं हमने। तो अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लें, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से पिक कर लिया हमने A3 B4 और C3। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हमने R1 के लिए कौन से पिक किए हैं? A3 B4 और C3, ये हमने R1 रिलेशन के लिए यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, और R2 रिलेशन के लिए हमने यूज़ कर लिए हैं रिमेनिंग A4 B3 एंड C4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास L इंटू एम। अब सिमिलर प्रोसीजर से हमने फाइंड आउट करना है M इंटू L। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारे पास सेट M, तो पहले M लिखेंगे। तो हमने उसी तरह स्टार्ट करना है, पहले इस 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं विद एवरी एलिमेंट इन द अदर सेट। तो ये क्या हो जाएगा 3A 3B 3C, 3A 3B 3C। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अब इस 4 के साथ, तो 4A 4B 4C ये बन गए। ठीक है, अच्छा ये आगे हमारे पास सेम 6 ही बनेंगे क्योंकि देखिए 6 ही बन रहे हैं, राइट। अब इसमें भी हमने 2 रिलेशंस बनाने हैं, तो आपकी मर्ज़ी है जोन से मर्ज़ी पेयर पिक कर लें। ठीक है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो फर्स्ट के लिए हमने पिक किया है 3A एंड 4A, ये पिक कर लिया हमने 3A 4A R1।
और सेकंड के लिए हमने पिक कर लिए हैं, जो रिमेनिंग है सारे पिक कर लें या सारे नहीं पिक करने तो भी ठीक है. This one is for your R2. So this is your overall solution to question number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस सेट में, देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y इंटू वाई. अब y इंटू वाई की हमने 2 रिलेशंस बनाने. अब सबसे पहले देख लें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 3, और हमने y इंटू वाई की करने हैं. तो y इंटू वाई का मतलब क्या है, 3 टाइम्स 3. तो 3 टाइम्स 3 मतलब 9. तो मतलब मेरे पास 9 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए. तो चलें बनाना शुरू कर लेते हैं. तो पहले इस -2 के साथ करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 1 -2 2. ठीक है. अब सेकंड ले लें. अब इस 1 के साथ, तो 1 -2 1 1 एंड 1 2. अब थर्ड ले लेते हैं, जो रह गया हमारे पास 2. अब इस 2 के साथ बना लेते हैं. सो 2 -2 2 1 एंड 2 2. समझ गए. अब इनको काउंट कर लें तो ये हमारे पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर ही बन रहे हैं. ठीक है. अब इसमें से हमने 2 रिलेशंस भी बनाने थे, 2 बाइनरी रिलेशन, तो वो बना लें. तो आपकी मर्ज़ी है, जो से मर्ज़ी पिक कर लें. ठीक है. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई से भी पिक कर लें. उनमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू रिप्रेजेंट करिए, सेकंड वाई. तो इनकी यहाँ से फिर आप डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो डोमेन क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ आपके पास डोमेन बन जाएगी. तो ये आ जाएगी -2 1 एंड 2. अब -2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसको जस्ट 1 टाइम लिख देंगे आप. ये डोमेन बन गया. और रेंज क्या बन जाएगी आपके पास, -2 1 2 2. सो -2 1 2 2 को सिर्फ एक ही बार लिख दें. सो ये रेंज बन गई. ठीक है. सो फॉर सो गुड. इसी तरह सेकंड रिलेशन बना लें. तो अगेन जो आपने जो पिक कर ली है ना ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर, वो दोबारा पिक ना करें, कोई और डिफरेंट से पिक कर लें. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं सारे पिक करें, या कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पिक कर सकते हैं, राइट. तो ये चले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन से पिक किए हैं. सो R1 के लिए हमने पिक किया -2 -2 -2 1, ये अंडरलाइन हुआ है, 1 2 और 2 2. ये R1 के लिए हमने पिक किया. ठीक है. सेकंड हम देख लेते हैं R2 के लिए. सो R2 के लिए हमने पिक किया -2 1. ये देखें, अच्छा ये रिपीट भी हो रहा है. सो -2 1 1 1 और -2 2. बस ये 3 पिक किए. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ एम सेट हैज़ 5 एलिमेंट्स, एक सेट है हमारे पास एम नॉट एम. सो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास 5. लेट्स से हम नाम ले लेते हैं ABCDE. ठीक है. देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम. तो हमने इन एम में बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने. हमने एक्चुअली बताने, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बताने कि कौन से बन रहे हैं, हमने सिर्फ उनके नंबर बताने कि कितने बनेंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 5. एंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या हो जाएंगे, m इंटू एम. तो 5 इंटू 5 जब, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर एंड m इंटू एम. तो ये आपने नोट कर लेना, याद कर लेना. ठीक है. तो m यहाँ पे क्या है, 5. तो 5 इंटू 5 25. तो ये हमारे पास इतने बनेंगे. तो इसकी अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू कंसिडर कर लें तो ये बन रही है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 25. तो ये बन रही है हमारे पास 33,554,432. ओके भैया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इफ L is equal to this set which is x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 5. मतलब नेचुरल नंबर है. तो अगर हम यहाँ से सेट बना लें तो सेट नेचुरल नंबर बन रहे हैं 0 से लेके, सॉरी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से. सो 1 से लेके 5 तक. तो ये हमारे पास L सेट बन गया, 1 2 3 4 5. सेकेंड क्या है, M इज इक्वल टू सेट स्टार्ट y
such that y belongs to p, p is for your prime number, and y is less than 10। तो प्राइम नंबर अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, और लेस देन 10 2 3 5 7, बाकी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 डिविजिबल होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ और एक नंबर 1। ठीक है, यानी ये 2 है अगर, तो इसके सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स होंगे या 2 ही डिवाइज़र होंगे। ठीक है, एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अब 4 कर लेते हैं, तो 4 के अगर हम मल्टीपल्स देखें तो वो 2 से ज़्यादा है ना, या डिवाइज़र 2 से ज़्यादा है, या फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, कौन कौन से हैं। 4 डिवाइडेड मतलब 4 मल्टीपल 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 1 इज़ 4। तो यहाँ पे देखें, एक नंबर 1 नंबर इटसेल्फ, लेकिन उसके अलावा एक और नंबर भी आ रहा है विच इज़ 2। तो जब 2 से ज़्यादा नंबर हो जाए तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाता। नाउ दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नो। ठीक है, सो ये हमने दोनों सेट लिख लिए हैं। अब इनके हमने बताने हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, रिलेशन L इंटू एम बताना है। तो सबसे पहले देख लें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 5, और इसमें कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 टाइम्स 4, तो ये कितने बनेंगे, 20। ठीक है, तो हमारे पास 20 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए। अच्छा जी, तो अब इसको बनाना स्टार्ट कर लें। पहले 1 के साथ हम अप्लाई करेंगे ये सारी वैल्यूज़, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 5 1 7, 1 2 1 3 1 5 1 7। नेक्स्ट चलते हैं अब 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 7, 2 2 2 3 2 5 2 7। इसी तरह आपने बाकी सारा अप्लाई कर देना। अब 3 के साथ कर लें, 3 के साथ जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 3 3 3 5 3 7। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें 4 के साथ अप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 4 3 4 5 4 7। राइट, इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और सेकंड वाई को। तो यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है, एल इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एक्स, वाई इज़ रिप्रेजेंटिंग योर वाई, और यू कैन से दिस इज़ योर इनपुट, दिस इज़ योर आउटपुट, और यू कैन से दिस इज़ योर डोमेन एंड दिस इज़ योर रेंज। ठीक है, अच्छा लास्ट एक रह गई है, वो भी कर लेते हैं, उसकी क्या गलती है। सो लास्ट हमारे पास रह गया 5, तो 5 को कर लें, तो 5 2 5 3 5 5 5 7, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। अब इसमें से हमने ये रिलेशन कुछ बताने हैं, विच आर एक्स वाई सच दैट वाई इज़ लेस दैन एक्स। वो वैल्यूज़ जिनमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट पेयर है वो बड़ा हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पेयर से, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। ऑर्डर्ड पेयर इसी तरह ही लिखते हैं ना, फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वैल्यू वाई। तो इस केस में क्या आ रहा है, वाई इज़ बिगर देन एक्स, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये बड़ी होनी चाहिए इनसे, वो वाले हमने पिक कर लेने हैं। ठीक है, तो वो अगर हम पिक कर लें तो वो हमारे पास कौन से आ रहे हैं, तो वो ये देख लें, तो वो हमारे पास आ रहे हैं y is bigger than x, so sorry, y is less than x. ठीक है, this is a sign of a less than, so this is x, this is y, so y is less than x, यानी x बिगर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, so x बिग y स्मॉल। तो अब देख लें यहाँ पे x बड़ी होनी चाहिए, तो फर्स्ट में तो कोई नहीं है, सेकंड में भी कोई नहीं है, थर्ड रो में चेक करें, यस 3 इज़ बिगर देन 2, yes 4 is bigger than 2, 4 is bigger than 3, 5 is greater than 2, 5 is greater than 3,
तो बस ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, कितनी बन गई 5, 1 2 3 4 5। तो अब इनमें डोमेन रेंज फाइंड आउट कर लें। तो डोमेन क्या होती है आपके पास x, तो ये डोमेन आ जाएगी 3 4 4 5 5, तो 3 4 5 जो रिपीट हो रही है उनको वन टाइम लिख देना है। और रेंज क्या आ जाएगी आपके पास 2 2 3 2 3। तो बेसिकली आपके पास 2 3 आ रहे हैं, बाकी रिपीट हो रहे हैं, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं विच इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स, जहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो वो चेक कर लें। 2 2 3 3 4 4 4 नहीं है, और 5 5 बस यही है, 3 वैल्यूज़ है। ये देख लें 2 2 3 3 5 5। तो इनकी डोमेन क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यूज़ आर द डोमेन 2 3 5, ठीक है। सेकेंड वैल्यूज़ आर द रेंज, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2 3 5, राइट। इसी तरह थर्ड लिख लें जिसमें हमारे पास 2 नंबर्स को ऐड करने से 6 आ रहा हो। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमने चूज़ करने हैं जिनमें 2 नंबर्स को ऐड करने से 6 आ रहा है। तो वो 2 नंबर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। 2 नंबर्स को ऐड करने से 6 आ रहा हो, ये आ रहा है 2 + 4 2 + 3 1 + 5, नहीं आ रहा। यस, ये आ रहा है 6, ऐसे आ रहा है 6, और बस ठीक है। 3 नंबर्स आ रहे हैं 1 5 3 3 4 2। सो 1 5 3 3 4 2, ठीक है। इसमें डोमेन क्या आ जाएगी, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ आर द डोमेन, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ आर द रेंज। तो ये आपके पास डोमेन आती है और ये रेंज आती है, राइट। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करना है एस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें हम आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो आई वुड रिकमेंड इन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इंडिकेट रिलेशन इन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अच्छा जी, हमने एक तो इंडिकेट करने हैं रिलेशंस, कौन सा बन रहा है, रिलेशन है नहीं है, फंक्शन है नहीं है, कौन सा बन रहा है, और फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट फंक्शन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये देख लें अगर हम कोई भी इनपुट रिपीट तो नहीं हो रही, तो ये देख लें 1 2 3 4, ठीक है। सॉरी, कोई भी आउटपुट रिपीट तो नहीं हो रही, यानी एक इनपुट पे 2 आउटपुट्स तो नहीं आ रही। या अगर आपको इस तरह मुश्किल हो रहा है तो इसको ड्रॉ करके भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास होता है ए विच इज़ योर इनपुट, दिस इज़ आउटपुट। तो इनपुट्स आपके पास क्या होती हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4। आउटपुट वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो 1 पे हमारे पास आ रहा है 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन रहा है, 1 1 सेट भी बन रहा है। और कोई भी आउटपुट आपके पास यहाँ पे सारी आउटपुट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और ये ऑन टू फंक्शन भी बन रहा है। तो कलेक्टिवली ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें, बाइजेक्टिव फंक्शन सो बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन व्हेन इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, जब ये दोनों हो तो वो बाइजेक्टिव बन जाता है, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। वाई, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो 1 1 एंड इट इज़ ऑल्सो ऑन टू। ऑन 1 1 का मतलब क्या है कि एक इनपुट की एक ही आउटपुट आ रही है और वो यूनिक आउटपुट है, रिपीट भी नहीं हो रही। और सेकंड ऑन टू मतलब सारे आउटपुट्स आपके यूटिलाइज हो रहे हैं, सारे आउटपुट्स आपके एज एन आउटपुट यूज़ हो रहे हैं किसी ना किसी इनपुट में, इनपुट के लिए, ठीक है। कोई भी आउटपुट फ्री नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई आउटपुट बाकी बच गया, सारे आउटपुट्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो जब ये दोनों चीज़ें आ रही हों, 1 1 फंक्शन भी हो, ऑन टू फंक्शन भी हो, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या
1-to-1 फंक्शन इसका दूसरा नाम है। अब इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास कहलाएंगी डोमेन, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास कहलाएंगी रेंज। गॉट इट। इसी तरह सेकंड फंक्शन देख लें। अब इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 3। हाँ जी, अभी यहाँ पे देखें ये फंक्शन तो नहीं है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है विजुलाइज करना तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं भैया। इनपुट देख लें हमारे पास क्या है 1 2 3 3। सो दिस इज़ इनपुट, यहाँ जिसे हम नाम दे देते हैं सेट ए का, ठीक है। दिस इज़ आउटपुट, यहाँ जिसे हम नाम देते हैं सेट बी। इसको आप एक्स कह लें, इसको आप डोमेन कह लें, ठीक है। चलें, ये आ जाएगी आपके पास डोमेन और ये आ जाएगी आपके पास रेंज। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर की वैल्यूज़ कौन सी हैं आपके पास 1 2 3 3 लिख देते हैं 1 2 3 3, यानी कि 3 हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, वहाँ पे 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। आउटपुट क्या आ रही है 2 1 4 5, यानी 1 2 4 5। अब आ जाएं, इनको मैच करते हैं ज़रा, अभी पता चल जाएगा ये फंक्शन है कि नहीं है। सो 1 पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1 2, सॉरी 1 पे आउट यूनिक इमेज बन रहा है 2 का, 2 पे आ रहा है 1, 2 पे चलें कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सो 2 पे हमारा इमेज बन रहा है 1, यानी यूनिक आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं विच इज़ 3 4। सो 3 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 4, और लास्ट पे हम चलते हैं, कलर कौन सा ले लें, रेड ले लें, रेड नहीं ऑरेंज ले लेते हैं, 3 5। सो 3 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ ये है वो क्या है कि एक इनपुट के 2 आउटपुट्स नहीं हो सकते, यानी 3 का इक्वल टू 3 का इमेज 4 भी आ रहा है और 3 की आउटपुट 5 भी आ रही है। सो नाउ दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया ये फंक्शन नहीं है। तो बस इसका सिर्फ आप रिलेशन लिख देंगे और इसकी डोमेन रेंज लिख देंगे, ठीक है। रिलेशन, तो ये रिलेशन कौन सा है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है यही रिलेशन है, ठीक है। और साथ ये भी मेंशन कर दें फंक्शन नो, फंक्शन नहीं है। और डोमेन रेंज लिख दें, तो डोमेन क्या आ जाएगी आपके पास 1 2 3, ये आपके पास डोमेन्स होती हैं सारी, और ये सारी वैल्यूज़ रेंज होती हैं 1 2 4 5, तो वो लिख दिया हमने, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं। सो पार्ट 3 में अगर आप देख लें तो आपके पास हमारे यहाँ पे फंक्शन कौन सा बन रहा है, पहले ये देख लें फंक्शन है भी कि नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स बी सी डी जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होते हैं वो हमने पिक करने होते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक्स का नाम दे दें या इनपुट का नाम दे दें, आपकी मर्ज़ी है। और यही आपके पास डोमेन भी होती है। और सेकंड आपके पास है वाई, जिसको आप कहते हैं आउटपुट या जिसको आप कहते हैं रेंज, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहीं पे चले नहीं हो गई, ओके। सो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट देखें ए, ठीक है, यानी ए की है ना। तो अब इसका हम देख लेते हैं रिलेशन, फंक्शन है कि नहीं है पहले तो वो देख लेते हैं। तो देखें इस इनपुट का एक ही आउटपुट बन रहा है, इस इनपुट का भी एक ही आउटपुट आ रहा है, और इस इनपुट का भी एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और ये जो एक आउटपुट है वो 3 डिफरेंट इनपुट्स में यूज़ हो रहा है, मतलब कोई भी किसी भी एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं आ रहे, आउटपुट तो एक ही आ रहा है, और यानी कोई 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहे, और ये तीनों इनपुट यूज़ भी हो रहे हैं। तो मतलब ये डोमेन होगी, तो डोमेन क्या हो जाएगी बी सी डी, और यही डोमेन इस सेट के इक्वल है, सेट के एलिमेंट्स के इक्वल है, सेट के एलिमेंट्स किसके कौन से हैं बी सी डी। तो मतलब ये फंक्शन तो है हमारे पास, ठीक है।
अब यहाँ से हमने देख लेना कौन सा फंक्शन है। तो ये देखिए आउटपुट में सारे आउटपुट यूज़ हो रहे हैं, यानी सारे मीन्स एक ही आउटपुट है, वो यूज़ तो हो रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास सारे आउटपुट्स यूज़ हो रहे हो तो वो फंक्शन कौन सा कहलाता है? आउटपुट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जब सारे आउटपुट्स यूज़ ना हो रहे हों, लेट्स सपोज यहाँ पे एक हम ले लेते हैं आई, ये भी एक आउटपुट है और ये यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाता है? ये इनटू। जब एक इनपुट एक आउटपुट, सारे आउटपुट में से एटलीस्ट एक आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो इनटू फंक्शन है। जब सारे आउटपुट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? अब इसको डोमेन रेंज देख लें, तो डोमेन क्या आ जाएगी? BCD, और रेंज क्या आ जाएगी? E। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी हम सीख लेते हैं, जिसमें मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। हमने सीख ली हुई है, रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास आउटपुट है आई, अब ये आई यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, तो अब इस केस में मेरे पास ये जो सारी चीज़ है ना, ये जो सारी चीज़ है, ये मेरे पास क्या है? कोडोमेन। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और रेंज क्या होगी मेरे पास? तो रेंज आपके पास है, ये जो सिर्फ है ना, ये है आपके पास रेंज। समझ आया? ठीक है, तो रेंज किसके इक्वल है? ए। और कोडोमेन किसके इक्वल है? ए आई। बस ये बताना था। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन देख लें। तो लास्ट वाला भी आपके पास ऑन टू फंक्शन ही बन रहा है। ठीक है, उसको चेक करना है, चलें चेक भी कर लेते हैं। सो उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास होता है x, यहाँ होता है इनपुट, ठीक है, यहाँ होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन, राइट। ये होता है हमारे पास y, आउटपुट, कोडोमेन या रेंज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इधर ही लाई कर रही होती हैं, कोडोमेन और रेंज। अब हमारे एलिमेंट्स देख लें, तो एक्स कोऑर्डिनेट के जो जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ हैं x y, सो एक्स कोऑर्डिनेट देख लें 1 2 3 4 5, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आउटपुट देख लें 1 3 4 3 4, सो 1 3 4 ही यूज़ हो रहे हैं 1 3 4। अब मैच कर लेते हैं हम। सो फर्स्ट वाला क्या है? 1 1 1 1। सेकेंड पे चलते हैं, so second is 2 3, so 2 is having a unique image और output 3। नेक्स्ट ग्रीन वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे 3 4, so 3 की आउटपुट आ रही है 4। नेक्स्ट चलते हैं 4 3, so 4 का इमेज बन रहा है 3। एक ही आउटपुट आ रही है ना, अभी तक जितने भी हमने किए हैं, इस इनपुट की एक ही आउटपुट आ रही है, इस इनपुट की भी एक ही आउटपुट आ रही है, इस इनपुट की भी एक ही आउटपुट आ रही है, और लास्ट इनपुट 4 की भी एक ही आउटपुट आ रही है, राइट। अच्छा, एक नंबर आ गया, वो भी चेक कर लेते हैं, विच इज़ 5 4। तो 5 पे हमारे पास आउटपुट आ रही है 4। तो अभी देख लें यहाँ से कि जितने भी इनपुट्स हैं उनकी एक ही आउटपुट आ रही है, राइट। यस, ठीक है, सारे मतलब सारे इनपुट यूज़ हो रहे हैं, यस। एक ही आउटपुट आ रही है, यस। तो मतलब जब सारे इनपुट यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी? डोमेन। और ये डोमेन किसके इक्वल है? इसी सेट के इक्वल है। इसको नाम दे देते हैं सेट ए। सेट ए के यही सारे एलिमेंट्स हैं ना, और डोमेन भी यही है, तो मतलब ये फंक्शन तो है। अब हमने चेक कर लेना है ये फंक्शन कौन सा है, तो वो यहाँ से ये देख लें, क्या सारे आउटपुट यूज़ हो रहे हैं? यस, सारे आउटपुट्स यूज़ हो रहे हैं ना किसी इनपुट में, तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा बन जाएगा? ऑन टू, राइट। ऑन टू फंक्शन बन गया। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक, लेट्स सपोज हम वैल्यू लेते हैं 7, ये यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, इन दैट केस फिर आपके पास क्या बन जाना था? इनटू फंक्शन।
जब कोई एक आउटपुट यूज़ ना हो रहा। क्लियर? मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ना अच्छे से बैठ जाएं ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में। अच्छा, अब कोड मेन और रेंज का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सारी आउटपुट्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं। अच्छा, इस 7 को तो निकाल दें, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे सारी आउटपुट्स यूज़ हो रही हैं हमारी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगी, 1 3 4। अगर लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक और वैल्यू आ रही होती 7 9, ठीक है, ये दो आउटपुट्स हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहे, फिर उस केस में एक चीज़ तो ये मेरे पास फंक्शन बन जाना था इनटू, क्योंकि सारे आउटपुट्स नहीं यूज़ हो रहे। और फिर हमारे पास कोड मेन क्या बन जानी थी, 1 3 4 7 9। गॉट इट? ठीक है, ये एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और रेंज क्या बन जानी थी, रेंज वही रहनी थी 1 3 4। तो जोन से आउटपुट यूज़ हो रहे हैं और जो नहीं भी हो रहे कलेक्टिवली वो कोड मेन में आ जाते हैं, और जो यूज़ हो रहे होते हैं एग्जैक्टली वो रेंज में बन जाते हैं। और अगर आउटपुट सारे इन्वॉल्व हो रहे हों तो वो ऑन टू फंक्शन बन जाता है। अगर कोई एक आउटपुट भी जो यूज़ नहीं हो रहा तो वो इनटू फंक्शन बन जाता है। दैट्स इट। So here comes to an end of our today's section. Stay blessed, be happy and keep smiling, and many congratulations, आपका ये chapter भी complete हो चुका है। Inshallah see you soon in the next chapter. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.